Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss one very important point. The name of that point is torque. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन होता है. ओके तो उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन जब हो रहा है तो ड्यू टू दैट फोर्स दैट बॉडी गेट एक्सेलरेटेड. इन द सेम वे अगर कोई बॉडी रोटेट करता है अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स की वजह से जो भी एक्ट हो रहा है फॉर रोटेशन, दैट थिंग इज नथिंग बट द टॉर्क. ओके सो हम रोटेटिंग बॉडी के ऊपर भले ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वहां पे वो टॉर्क एक्ट हो रहा है. तो फोर्स और टॉर्क इन दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे. ट्रांसलेशन मोशन में हम फोर्स यूज करते थे तो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन फोर्स की जगह टॉर्क ले लेगा. दिस टॉर्क इट इज रिप्रेजेंट बाय टॉ. दिस इज अ सिंबल ऑफ टॉर्क. इट इज कॉल्ड देन टाउ या टॉ. ओके सो इसका यूनिट क्या होगा, उसके साथ साथ फोर्स और पोजीशन वेक्टर के ऊपर ये कैसे डिपेंड रहेगा वो हम सब देखेंगे. फॉर एग्जांपल लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं और यहाँ पे एक पार्टिकल है ओके जो पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इस पॉइंट के ऊपर लेट अस इमेजिन दैट सम फोर्स इज एक्टिंग. एक कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट द F. अब इस पार्टिकल को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो पार्टिकल कहाँ पे वो हम देखेंगे. सो पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज दैट पोजीशन वेक्टर R. ओके तो हम इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है ये फोर्स एग्जैक्टली यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर टू R नहीं है. ओके सो ये इस डायरेक्शन में है. तो जब मैं यहाँ पे खड़े होके अगर इस पार्टिकल को देखता हूं और इस पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है तो इस पार्टिकल के दो टाइप के मोशन होंगे. एक होगा ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि इस फोर्स की वजह से पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा तो R का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और साथ ही साथ R का डायरेक्शन भी चेंज होगा. उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होगा. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहां पे उस पार्टिकल का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो उस पार्टिकल का यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है या सर्कुलर मोशन हो रहा है. ओके अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पे हमें इस एग्जांपल में टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल कितना एक्ट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट वो हमें फाइंड आउट करना है. इस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है अबाउट फिक्स पॉइंट O, अबाउट ओरिजिन, हमें वो फाइंड आउट करना है. ओके तो फॉर दैट देयर इज वन फार्मूला. फार्मूला कौन सा है देखिए. दिस टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट वन इट इज इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद दिस F. सो R क्रॉस F. तो इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर अबाउट दिस ओरिजिन इतना टॉर्क एक्ट होगा. जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स की वजह से ऑन दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट इतना टॉर्क एक्ट होगा. सो टॉर्क ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू R क्रॉस F. R इज अ पोजीशन वेक्टर, F इज अ फोर्स. ओके तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड से पहले उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं. सो ये जो भी टॉर्क है, always remember that the direction of this torque it is perpendicular to R. वो R को perpendicular होना चाहिए. This torque should be perpendicular to F. यानी फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा उसको भी वो टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा और पोजीशन वेक्टर को भी वो परपेंडिकुलर रहेगा. मींस ये दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में हैं R और F, ये दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में हैं वो प्लेन को ये टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा और ये जो भी डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अपवर्ड की डाउनवर्ड उस प्लेन को, तो ये देगा राइट हैंड रूल से.
ओके अगर आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ है तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन ये है और एफ का डायरेक्शन ये है। सो अगर हम देखते हैं आर क्रॉस एफ, सो दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से ये प्लेन को आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, टॉर्क का डायरेक्शन। अगर फोर्स हम ऊपर अप्लाई करते सो आर क्रॉस एफ होता, ओके सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क का डायरेक्शन होना चाहिए था। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टॉर्क जो भी एक्ट हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू आर, दिस इज परपेंडिकुलर टू एफ। हम एक एग्जांपल से इसका डायरेक्शन भी थोड़ी देर बाद समझेंगे। ओके तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क it is equals to magnitude of this torque, it is equals to magnitude of first vector into magnitude of second vector into the angle between these two, sine of the angle between these two। यानी इन दो वेक्टर्स में का जो भी एंगल होगा थीटा, उनका साइन हमें यहाँ पे लेना है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन वेक्टर, okay from O to P, this is the direction of the position vector and this is the direction of the applied force। तो इन दो वेक्टर क्वांटिटी में एंगल कैसे होगा? सो आर को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे। सो दिस एंगल दोनों के हेड जो भी टेल है यहाँ पे मैच हो चुके हैं, ओके कोइंसाइड हो गए। तो अब इन दो वेक्टर में का जो भी एंगल होगा दिस एंगल इज अ थीटा, ये एंगल कितना होगा? थीटा। सो दिस इज द थीटा। अब यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और इन दोनों में का एंगल पता होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू दिस फोर्स अबाउट दिस फिक्स एक्सिस या अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। तो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये एक फॉर्मूला होगा। ओके सबसे इजी फार्मूला। दूसरा फार्मूला कौन सा है? यहाँ पे इस टॉर्क इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ भी ले सकते हैं, यानी एफ को आर जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लेना है। अगर ये वाला फोर्स है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और आर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इस आर का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा लाइक दिस वन। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स, यानी ये वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स इट इज ऑल्सो नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ओके तो जो कन्वीनियंट होगा वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ सिचुएशन, घर का आप डोर इमेजिन करके देखिए। सो मैं डोर इमेजिन कर रहा हूं घर का। द डोर इज लाइक दिस वन। यहाँ पे पकड़ने के लिए एक हैंडल है और दिस आर द इंजेस, तो यहाँ पे इंजेस है। सो अबाउट दिस इंजेस दिस डोर गेट रोटेटेड, ओके सो देयरफॉर अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो भी है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी। तो अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर इस डोर को मुझे खोलना है या मुझे क्लोज करना है, बंद करना है, तो मैं जनरली फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ओके मैं इस डोर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इस डोर के ऊपर उस फोर्स की वजह से टॉर्क एक्ट हो रहा है। ओके वो टॉर्क कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ओके इसको खींचता हूँ, अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये जो भी है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों में ओके सो जो भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू एंगल बिटवीन दिस टू, दिस इज नथिंग बट द टॉर्क। अब इसके ऊपर टॉर्क कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा? अगर मैं फोर्स उसको क्लोज कर रहा हूं डोर को, थोड़ा सोचिए, तो मैं फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं और ये पोजीशन वेक्टर किसका है? पोजीशन वेक्टर है आर का। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
सो दिस इज नथिंग बट द आर. सो आर का डायरेक्शन आपको पता चल गया, एफ का डायरेक्शन आपको पता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन आर क्रॉस एफ, तो इस दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आता है. तो टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, अब थोड़ा सोचिए. सो दिस आर ऐसा है और एफ ऐसा है. ओके, दिस इज द आर, दिस इज द एफ. अब आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो टॉर्क जो भी एक्ट होगा इट इज इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, इट इज इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं उसको खींच रहा हूं बाहर तब भी बॉडी रोटेट हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं जो भी फोर्स अप्लाई करूंगा दैट फोर्स इज लाइक दिस वन. तो आर क्रॉस एफ अगर यहां पे देखते हो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो उस वक्त जो भी टॉर्क एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. तो हमें आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन देखना है, वेदर इट इज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ऑन द बेसिस ऑफ यू टॉर्क का डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ओके, अगर यहां पे तीन चीजें हैं, फर्स्ट वन इज द पोजिशन वेक्टर, सेकंड वन इज द एफ. मैं हर बार फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन रखता हूं. मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे फोर्स की वैल्यू हम कितना रख रहे हैं, 10 न्यूटन. अब ये जो डोर का लेंथ है मान के चलिए इट इज अ 1 मीटर. ओके, इट इज अ 1 मीटर. डोर का लेंथ है 1 मीटर. अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एकदम एंड पे, तो उस वक्त एफ की वैल्यू का 10, आर की वैल्यू का 1. सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इनटू, यानी ये सिंपल प्रोडक्ट है. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इसकी वैल्यू कितना है, 1 है. एफ इसकी वैल्यू कितना है, 10 है. और हर बार हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए कि आर को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे टॉर्क कितना एक्ट होगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर. दिस इज द यूनिट ऑफ द टॉर्क. 10 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क एक्ट हो रहा है. अब किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे डोर खोलना है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा सोच के चलिए कि छोटा बच्चा है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, डोर के बीच में फोर्स अप्लाई किया. तो अप्लाई बच्चा 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे कर रहा है. अगर इस पॉइंट पे कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो भी पॉइंट है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इस डोर का मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो भी है, अब डिस्टेंस की वैल्यू होगा 0.5 क्योंकि डोर के बीच में है. सो नया जो भी टॉर्क एक्ट होगा, दिस टॉर्क इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर. यानी टॉर्क कम एक्ट हो रहा है, फोर्स उतना ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस डोर के ऊपर टॉर्क की वैल्यू कम हो गया. पहले भी केस में फोर्स का वैल्यू कितना था, 10 न्यूटन. इस केस में भी फोर्स का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस कम हो गया. यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जिसको हम कहेंगे, जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों का डिस्टेंस कम हो गया. और जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी गोज ऑन डिक्रीजेस इवन दो फोर्स इज कांस्टेंट. जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त फोर्स का डायरेक्शन और आर इन दोनों का डायरेक्शन में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं. ओके, सेकंड केस, अगर किसी बच्चे ने फोर्स यहां पे अप्लाई कर रही है तो सर कितना फोर्स टॉर्क एक्ट होगा, फोर्स हम उतना ही रख रहे हैं 10 न्यूटन. अब मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया डोर को, जहां पे इंजन से जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो टॉर्क कितना एक्ट होगा, द आंसर इज दैट 0. यस, कैसे देखिए, क्योंकि आर की वैल्यू इस केस में कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट इज ऑन इटसेल्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो यहां पे 0 एक्ट होगा. सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन, 0 न्यूटन मीटर. सो टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है, 0 न्यूटन मीटर. ओके, तो अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि डोर को अगर हमें इजीली ओपन करना है कम एफर्ट्स लेके, तो हमें सबसे ज़्यादा दूर पे डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अब कोई स्टूडेंट है या छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करना है, तो मान के चलिए कि उसने 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है. ओके, ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन आर का ही डायरेक्शन है.
यानी अगर डोर ऐसा है तो वो डोर को ऐसे ओपन कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितना होगा? सो आर का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू होगा 0 डिग्री। ओके, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फोर्स यहीं पे अप्लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, इनटू एफ डेड न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। अब साइन ऑफ 0 कितना होता है? इट्स अ 0, देयरफॉर दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट वन इज इक्वल टू 0। अगर टॉर्क 0 एक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो डोर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिस डायरेक्शन में वो आर एक्ट हो रहा है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं होगा। इस फोर्स की वजह से अगर इस डायरेक्शन में आप कितना भी फोर्स अप्लाई करते हो, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, वॉट एवर इट फोर्स, फिर भी इस फोर्स की वजह से इस डोर के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ओके, गलत डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 0 न्यूटन टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो टॉर्क कितना एक्ट होगा? 0। अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी एंगल चेंज कर रहे हैं, ओके, तो उसकी वजह से आर और एफ इन दोनों में का एंगल भी डिसाइड करता है कि इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर टॉर्क कितना एक्ट होगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द टॉर्क। अब मान के चलिए कि इसी केस में, या एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, एक रिजिड बॉडी हम कंसिडर करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन रिजिड बॉडी। Okay, so this is a one rigid body. This is a axis of rotation. About this axis of rotation, body get rotated whenever we apply force. Okay, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी रोटेट होगा। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिया, तो हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम? इट इज अ F1। अब इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट F2। ओके, सो इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? मान के चलिए दिस इज इक्वल टू F3। अलग अलग डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मान के चलिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? इमेजिन, लेट अस कंसीडर दैट इट इज R1। सेकंड पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? इट्स R2। थर्ड पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? R3। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है इन फोर्स के वजह से, फोर्सेस की वजह से, वो कितना होगा? सो टॉर्क इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी टॉर्क होगा इट इज इक्वल्स टू टॉर्क T1 प्लस टॉर्क τ2 प्लस τ3 इन दिस वे। सो τ1 कितना है? सो τ1 इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू F इंटू R, या R क्रॉस F1। सो R क्रॉस F1, R1 क्रॉस F1 प्लस सेकेंड टाउ कितना होगा? सो इट इज इक्वल्स टू R2 क्रॉस F2 plus R3 cross F3. So in this way we can find out the resultant torque on that object. Okay, तो हर केस में आपको ये देखना होगा वेदर ड्यू टू दैट फोर्स बॉडी के ऊपर जो भी टॉर्क हो एक्ट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स डायरेक्शन आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, यानी रोटेशन वो फोर्स क्लॉकवाइज करवा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करवा रहा है। तो अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मान के चलिए इसमें नहीं दिखाया मैंने, अगर ये दोनों क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये इन दोनों में से हम सबट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे। सो इन दिस वे, सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन अबाउट द टॉर्क। इसका यूनिट क्या होगा? इट इज अ न्यूटन मीटर। ओके, सो रोटॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट का रोटेशन मोशन होता है। ओके, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। अब एक चीज आपको याद रखना है, आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स
is equals to mass into acceleration, where A is called as an acceleration, m is a mass and F is a force. तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन रोटेशन मोशन में आएगा. तो टॉर्क इसकी जगह लेगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन लेगा और m की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. सो टाउ इज इक्वल्स टू I into alpha. Alpha is the angular acceleration, I is the moment of inertia, this is the torque. Okay, so ये फॉर्मूला हमें बहुत बार यूज करना है. तो जब भी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स की वजह से जो भी उसके ऊपर एक्ट होगा टॉर्क, सो इस टॉर्क के ऊपर टॉर्क की वजह से उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. इट इज जस्ट लाइक दिस इक्वेशन. ओके, अब इसके रिलेटेड हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. तो प्रॉब्लम्स किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो सिंपल फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू, या हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वेक्टर्स में दिया है आर और एफ की वैल्यू, ओके, सो इन टर्म्स ऑफ आई जे के अगर आर की वैल्यू दिया है और इन टर्म्स ऑफ आई जे के एफ की वैल्यू दिया है, तो हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे, हम एक बार यहां पे देख लेंगे. टॉर्क का डायरेक्शन में पता चल गया बाय यूजिंग राइट हैंड रूल. सो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसा होगा हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, आर क्रॉस एफ के ऊपर वो डिपेंड रहेगा. अब लेट अस इमेजिन दैट फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट, एफ की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. और सेकंड पोजिशन वेक्टर दिया है, इट इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. What should be the torque? Torque की वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. सो एज वी ऑलरेडी हैव वन फॉर्मूला, अभी हमने देखा द फॉर्मूला इज लाइक दिस वन. टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. दिस इज द पोजिशन वेक्टर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वन. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. और आर की वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, एफ की वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ आई जे के. अब यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है. तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट लेंगे. तो सबसे पहले हमें लिखना है आई जे के. तो आई जे के, आई जे के. उसके बाद टॉर्क इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर है. तो आर वेक्टर के जो भी आई जे के कोएफिशिएंट होंगे वो हमें लिखना है. तो आई का कोएफिशिएंट कौन है, एक्स है. जे का कोएफिशिएंट कौन है, वाई है. और के का कोएफिशिएंट कौन है, जेड है. ओके, उसके बाद हमें क्रॉस एफ है, तो एफ पे आई जे के कोएफिशिएंट लिखना है. सो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड. सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट में ये सब कुछ लिख लिया. ओके, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इसका ये दूसरा मेथड है कैसे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. सो आई इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट. सो ब्रैकेट में क्या आएगा, सो इट इज इक्वल्स टू वाई इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई. अब I मल्टीप्लाइड बाय होगा, ओके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. अब J का हम करते हैं. सो J का करते वक्त ऑर्डर चेंज होता है, जनरली दिस माइनस दिस करना होता है. तो सबसे पहले ये लेंगे, उसके बाद ये, इसलिए मैं यहाँ पे J ले रहा हूँ. माइनस J इंटू ब्रैकेट, हाँ, X इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, जेड इंटू एफ एक्स प्लस के. ओके, के. तो x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ जेड, एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ जेड. सो इनके वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे टॉर्क मिलेगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ आई जे के. तो इस डिटरमिनेंट मेथड से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं. अब ये कैसे,
ओके तो इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल्स टू I प्लस टॉइस J माइनस 3K न्यूटन में अबाउट अ पॉइंट O। ओके द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट O इज R इज इक्वल्स टू टॉइस I प्लस 3J माइनस K मीटर में दिया है। अब यहां पे देखिए हम R और F इन दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले F की वैल्यू कितना है, सो F इज इक्वल्स टू I प्लस ट्वाइस J माइनस 3K और F R की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस I प्लस 3J माइनस K। ओके इन दोनों की वैल्यूज दिया है। अब हमें ये डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट P का। अब हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क ऑफ दिस फोर्स ओके ऑन दैट पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। सो दिस इज दैट पॉइंट P। इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है मान के चलिए वो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है और दिस इज दैट पॉइंट O। ओके तो इस पॉइंट पे इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट अबाउट दिस ओरिजिन, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो हम सिंपली F दिया है R दिया है तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू सीधा सीधा टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। इट इज नॉट F क्रॉस R, इट इज R क्रॉस F। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट में I J K। तो सबसे पहले हमें F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है या R के, तो आंसर इज दैट R के कोएफिशिएंट, क्योंकि R वेक्टर फर्स्ट है तो I का कोएफिशिएंट कितना है 2, J का कोएफिशिएंट कितना है 3 और K का कोएफिशिएंट कितना है -1। F की कोएफिशिएंट्स 1 2 -3। तो क्या आंसर होगा देखिए। हाँ सो टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू -3 सो इट्स अ -9 -2। ओके सो -2 ऑलरेडी माइनस है तो +2 -J। ओके सो -6 -3 इंटू 2 -6 इंटू -1 ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है -1 बिकम अ +1 लाइक दिस वन। उसके बाद K so plus K into 4 -3 so 4 -3 so this is equals to ये कितना होगा -7I। ओके सो माइनस यहाँ पे 5 बनेगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस 5J प्लस K। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो टॉर्क जो भी एक्ट हो रहा है ऑन दैट पॉइंट O ऑन दैट पॉइंट P अक्रॉस द O, सो दिस इज इक्वल्स टू -7I प्लस 5J प्लस K। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट का यूज करके आप टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो देखिए। A small ball of mass 1 kg is attached to one end of a 1 meter long massless string and the other end of the string is hung from a point O. Okay, when the resulting pendulum is making 30° from the vertical, what is the magnitude of net torque about the point of suspension? Okay, so we have to find out the what is the magnitude of net torque about the point of suspension। point of suspension यहाँ पे कौन सा है O है। okay, so यहाँ पे और दिया है कि take G is equals to 10 meter per second square acceleration due to gravity। तो सिचुएशन कैसा है यहाँ पे देखिए। this one is a rigid support। ओके यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और
यहां से एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ है 1 मीटर और यहां पे एक पेंडुलम को अटैच कर दिया, ओके, और इसका मास दिया गया है, ओके, लेट अस इमेजिन दैट मास ऑफ दिस वन इज द m। अब इसको उन्होंने क्या किया है, इसको उन्होंने साइड में लाया थोड़ा, तो साइड में लाके जो भी नया पोजीशन हो रहा है दैट न्यू पोजीशन इज लाइक दिस वन, ओके, न्यू पोजीशन इज लाइक दिस वन। सो दिस इज द स्ट्रिंग which makes an angle here 30 degree, 30 डिग्री इतना एंगल वहां पे किया है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। ऑब्वियसली है कि ये जो भी है इसका मास कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू m, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा विच इज इक्वल्स टू mg। तो mg कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका लेंथ कितना दिया है, सो लेंथ हम 1 मीटर लेंगे, सो इट इज इक्वल्स टू l, ओके। अब mg यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एंड दिस इज अ लेंथ, ओके, सो वी कैन से दैट ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओके। अब यहां पे पोजीशन वेक्टर जो भी है, ओके, वो उसका लेंथ दिया है l, सो दिस इज द l वेक्टर। अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए। तो फर्स्ट, अब यहां पे हमें इसका यानी फॉर्मूला कौन सा है वो पहले लिख लेते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, r क्रॉस f वेक्टर के फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर देखते हो तो r f साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला हमने देखा। दूसरा फॉर्मूला देखा टॉर्क इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर इनटू f, ओके। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट इज द r, इट्स द distance between point of application of force and point of suspension, या across which point we have to find out the torque। हमें इस पॉइंट के across torque फाइंड आउट करना है और ये point of application of force है जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है mg, ओके। इन दोनों में का डिस्टेंस होता है r, जो कि वैल्यू दिया है इज इक्वल टू l, जिसकी वैल्यू है 1 मीटर। सेकेंडली, इस बॉडी के ऊपर देखेंगे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है mg, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है यहां पे टेंशन। तो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उस स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन लकीली ये जो भी टेंशन है, दूसरा फोर्स इस मास के ऊपर एक्ट हो रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है देखिए। सो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में से जा रहा है, यानी जिसके अक्रॉस हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है उसी में से वो पास हो रहा है। तो डेफिनेटली इस फोर्स की वजह से जो भी टॉर्क एक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स उसी में से जा रहा है, तो r की वैल्यू जो भी होगा उस केस के लिए 0 होगा। यानी इतना तो क्लियर होगा कि इस टेंशन की वजह से इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। अब टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, mg की वजह से। तो यहां पे f की वैल्यू जो भी होगा इट इज इक्वल टू mg, ओके। तो सबसे पहला ये यूज करते हैं दिस वन। तो इसके हिसाब से टॉर्क इज इक्वल्स टू r, ओके। r की वैल्यू कितना है, सो इट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू कितना है 1 kg है इंटू 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय, ओके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अब इन दोनों में का एंगल निकालना है। सो ये r वेक्टर है, सो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द r। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, ओके। सो r का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज लाइक दिस वन। सो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, अगर इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये जो भी एंगल बनेगा दिस एंगल इज नथिंग बट द थीटा, क्योंकि ये r का डायरेक्शन है और ये mg का डायरेक्शन है, यानी f का डायरेक्शन है। इन दोनों में का एंगल है थीटा, और यहां पे ये थीटा कितना होगा, ये इसको पैरेलल है, ओके, और ये एक ही लाइन है, तो ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। सो साइन ऑफ 30, होप सो यू अंडरस्टैंड, ओके, साइन ऑफ 30। सो दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 1/2, इट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। तो हमने इजीली कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जो इस फोर्स की वजह से जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है उसकी वजह से हमने फाइंड आउट किया, टॉर्क इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर, इतना वैल्यू आ चुका है। अब सेकंड मेथड, ओके, ये भूल जाइए, सिंपल, ये सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड
अब ये जो भी पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो देखिए। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इस फोर्स को, जो भी फोर्स होता है उसको पूरा कर लीजिए, यानी एक ड्रॉ कीजिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल आपको पता चल गया, दिस इज द 90 राइट एंगल है, और लकीली ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। ओके, अपोजिट एंगल्स, तो ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आर है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना होगा। तो इस केस में, इस ट्रायंगल में, ओके, इस ट्रायंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसको हम बोलेंगे आर परपेंडिकुलर। तो आर पता है, आर परपेंडिकुलर पता है, और ये एंगल पता है। Okay, so this is hypotenuse. So sine of 30 degree is equals to opposite side upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse. So this is equals to this one. So therefore R is equals to, okay, so R perpendicular is equals to R sine of 30 degree. तो ये वैल्यूज आपको वहां पे डालना है। R की वैल्यू कितना है, 1 है। साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो R परपेंडिकुलर जो भी आ गया है 0.5 मीटर आ गया है। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दिस वन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से टॉर्क इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय F। R परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 0.5, F की वैल्यू कितना है, सो mg की वैल्यू होता है, m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10, सो 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन मीटर। सो ये टॉर्क हो गया। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो दोनों मेथड से हमने यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आप चाहिए आर एफ साइन थीटा यूज कीजिए, या आर परपेंडिकुलर एफ यूज कीजिए, या एफ परपेंडिकुलर आर भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉर्क, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। सो होप सो टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इट्स अ सिंपल, ओके, फोर्स, टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स, उस टॉर्क की वजह से जनरली ऑब्जेक्ट का रोटेशन मोशन होता है। ओके, तो ट्रांसलेशन मोशन में हम फोर्स यूज करते हैं, इनके साथ रोटेशन मोशन, उस फोर्स की जगह पे आप टॉर्क ले लेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर मोमेंटम को लेके, तब तक के लिए बाय बाय।